हाय गाइस, मैं प्रवीण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साईं होटल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसका नाम है वैदिक सभ्यता, उसे उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को पढ़ने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि सभ्यता है क्या। हम इसे पूरा क्लैरिफाई करेंगे। वैदिक सभ्यता जैसे आपको नाम से ही प्रतीत होती है कि जिस समय वेदों की रचना की गई उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। अथवा आप ये बात कह सकते हैं कि जिस सभ्यता में वेदों का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आपने ये शब्द बहुत सुना होगा, आर्य। अगर आपने रामायण महाभारत ये आपने देखे होंगे तो उसमें आपको अक्सर ये शब्द सुनने को मिल जाता है कि हे आर्यपुत्र या हे आर्यश्रेष्ठ। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये समझना आवश्यक होता है कि आखिर ये टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक किस किस एग्जाम्स में आता है। तो वैदिक सभ्यता जो आप आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसआई मतलब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, वो यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। अगर आप पिछले परीक्षा के पैटर्न को देखें तो इसमें से ऐसी कोई परीक्षा शेष नहीं बची जिसमें ये चैप्टर ना आया। तो दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को समझने के लिए पहले आपको इसका लिंक इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी जोड़ना पड़ेगा। इससे पहले का मेरा लेक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर था, तो जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता आप कहते हैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि इंडस वैली से पहले ये समझा जाता था कि वैदिक सभ्यता ही प्राचीन भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन जब उसकी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तब हमको ये बात पता चला कि नहीं, वैदिक सभ्यता से भी पुरानी कोई सभ्यता है जो कि हड़प्पा की सभ्यता है। फिर उस सभ्यता का पतन भी हो गया और उसका जो समय है वो 1750 या 1700 के समय उसका पतन हो गया। अब उसका पतन होने के पश्चात हमें ये बात पता चली कि हमारी दूसरी सभ्यता है जो भारतीय सभ्यता, जिसको दूसरी भारतीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, वो है वैदिक सभ्यता। तो हम इसमें बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। साथ ही साथ जब मैं आपसे ये बात कहूँ कि हम वही क्वेश्चन उठा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, और एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से भी जो मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको मैं इंडिकेट जरूर करूँगा। जो सारे क्वेश्चंस मैं आज आपके क्लैरिफाई करूँगा। पहले हम आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक मैंने आपको बताया वैदिक सभ्यता, जिसे आप आर्य सभ्यता भी कहते हैं। अब प्रश्न सबसे पहले तो यही उठ गया कि सर इसको आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये बहुत विस्तृत क्षेत्र है। वैदिक सभ्यता को एक लेक्चर में पढ़ना असंभव है। तो इस वैदिक सभ्यता को हम 2 वीडियो बनाएंगे, और साथ ही साथ मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँ उससे पहले बता देता हूँ कि साईं कौटिल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ क्लासेस आपकी प्लेलिस्ट में डली होंगी, और आगामी समय में और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले समय में आपको हर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों, इस चैनल के लिंक पर आप जब जाएंगे तो इसकी प्लेलिस्ट में हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर भी पड़ा हुआ है। तो ये मैं आपको बताना कंपलसरी समझूंगा कि इस चैप्टर को यदि आप अच्छी तरीके से भली भांति से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता जिसको बोला जाता है उसके चैप्टर को पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से ही वैदिक सभ्यता भी जुड़ी हुई है, जो कि इसके पूर्वकालीन सभ्यता थी। यदि वो क्लैरिफाई होगी तब ही ये सभ्यता क्लैरिफाई हो पाएगी। लेकिन अगर आप लोग उसे एक बार देखेंगे तो इसमें पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर भी मेरा ये कहना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेक्चर जरूर सुनिएगा। अब दोस्तों, वैदिक सभ्यता जिसे आर्य सभ्यता मैंने कहा जाता है, तो एक तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि
वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम आर्य सभ्यता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर इसको आर्य सभ्यता ही क्यों कहते हैं? तो इसे आप समझ लीजिए, एक ऐसी सभ्यता जिसका विकास आर्यों ने किया, एक ऐसी सभ्यता जिसका विकास आर्यों ने किया, वह सभ्यता आर्य सभ्यता कहलाती है। अब प्रश्न बनता है कि सर ये आर्य क्या है? नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। आर्य क्या है? आर्य एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कुलीन अथवा श्रेष्ठ, अर्थात कुलीन अथवा श्रेष्ठ लोगों का एक संगठन। तो जब कुलीन एवं योग्य लोगों का एक संगठन बना और उनका ही एक समूह बन गया, वही समूह आर्यावर्त कहलाया। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में पश्चिमी भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ये आपको बहुत आता है कि हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन नाम क्या है? तो वर्तमान में आपका भारत है, इससे पहले हिंदुस्तान, उससे पहले हिंद, और सबसे प्राचीन नाम है इसका आर्यावर्त। अर्थात एक ऐसा देश जिसकी स्थापना आर्यों ने की, वही आर्यावर्त कहलाया। और एक ऐसी सभ्यता जिसकी स्थापना आर्यों ने की, वही आर्य सभ्यता कहलाई। दोस्तों, इसका कार्यकाल कालखंड 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी माना जाता है। अब आप 1500 बीसी से 600 बीसी, मैंने कहा ना कि इससे पहले का अगर आप इंडस वैली समझेंगे तो आपको ये समझना बहुत सिंपल हो जाएगा कि इंडस वैली का जो पतन का समय है वो लगभग 1750 और 1700 बीसी माना गया है। तो लगभग 150-200 साल का इतिहास की हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और 150-200 साल के इतिहास के बाद हमको ये बात पता चलती है कि वैदिक सभ्यता की इस समय उत्पत्ति है और वैदिक सभ्यता की स्थापना करने वाले लोग आर्य कहलाए। अब वैदिक सभ्यता को यदि आप भली भांति पढ़ना चाहते हैं और इससे आप अपने एग्जाम्स निकालना चाहते हैं, तो वैदिक सभ्यता को अध्ययन की दृष्टि से 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों ऋग्वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय पीरियड 1500 से 1000 बीसी। आप मेरी बात समझे, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक वैदिक सभ्यता का पूरा कालखंड माना गया है। उसके 2 टुकड़े किए गए, पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कालखंड 1500 से 1000 बीसी है, जबकि उत्तर वैदिक काल का कालखंड 1000 से 600 बीसी है। 1500 से 600 बीसी उसके 2 खंड हुए, आपकी आंखों के सामने रखे। अब ये प्रश्न उठता है कि सर ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल क्या है? तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो वैदिक सभ्यता का ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम उत्तर वैदिक काल करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं वो आज मैं सारी की सारी क्लैरिफाई करूंगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि जब हमें ये तो जानकारी प्राप्त होती है कि इस वैदिक सभ्यता की स्थापना करने वाले आर्य थे, अब ये भी पता चल गया कि ऋग्वैदिक काल वह काल है जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, वही ऋग्वैदिक काल कहलाता है। और इस सभ्यता की जानकारी का सबसे बड़ा साक्ष्य, सबसे बड़ा स्रोत यदि कोई है तो वो वेद है। तो एक ऐसा काल जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वैदिक काल कराया। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्व। तो ऋग्वेद की रचना जिस समय हुई वो ऋग्वैदिक काल, और बाकी के तीनों वेदों की रचना जिस समय में हुई वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो, उसके बाद ही क्लास में मजा आए। अब जरा गौर से देखिए, प्रश्न ये उठता है कि सर वैदिक काल की स्थापना आर्यों ने की। अब ये है कि आर्य सर कहाँ से आए, इन आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? अब यहाँ से अभी ऋग्वैदिक काल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम चर्चा ये कर रहे हैं कि ठीक है, हमारी ये बात समझ में आ गई कि वैदिक काल की स्थापना करने वाले आर्य थे। और वैदिक सभ्यता की जो इसको 2 कालखंडों में बांटा, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अभी हमने ऋग्वैदिक काल नहीं प्रारंभ किया है, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ठीक है वैदिक सभ्यता की स्थापना करता जो है वो आर्य थे। तो आर्य आखिर इनका मूल निवास स्थान क्या था? तो हम इस पर बात कर रहे हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता को जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमको ये बात पता चली थी कि सिंधु घाटी की सभ्यता का मूलभूत स्रोत पुरातात्विक स्रोत है, अर्थात सारे के सारे स्रोत उसके
आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं, अर्थात आधे अधूरे हैं और जो कि पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन जब हम आते हैं किस पर, ऋग्वैदिक काल पर, इस पर सॉरी आर्यों के मूल निवास स्थान पर, तो इस संबंध में अनेक इतिहासकारों के अनेक मत हैं। अब वो कौन कौन से इतिहासकार हैं, उनके क्या मत हैं, तो वो समझिए। सबसे पहले नाम आता है मैक्स मूलर का। अब ये मैक्स मूलर कौन थे? मैक्स मूलर एक इतिहासकार है। वो ये कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। तो ये प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में, इसको नोट कर लीजिएगा कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था और इसी मध्य एशिया को बैक्ट्रिया भी कहा जाता है। बैक्ट्रिया ये आपका जीवाणु नहीं हुआ, बैक्टीरिया उसी मध्य एशिया के क्षेत्र को ही कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, तो वो मध्य एशिया था और मध्य एशिया को ही क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया कहा जाता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है एग्जाम में कि बाल गंगाधर तिलक ने इस संबंध में अपना क्या मत दिया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी मोस्ट क्या है, ये जितने मैं आपको इसमें से बताऊंगा, यहाँ जो बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल का मतलब उत्तरी ध्रुव। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये दूसरे विद्वान ने अपना मत दिया। तीसरे हैं आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी से ये पूछा गया कि सर आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत रहा होगा। तो ये तीसरा पॉइंट भी आता है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में अगला मत आता है गंगानाथ झा का। गंगानाथ झा का, तो गंगानाथ झा जी बोलते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि प्रदेश रहा है। नेक्स्ट आते हैं एल.डी. कल्ला जी। एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एल.डी. कल्ला। तो एल.डी. कल्ला जी बोलते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर और हिमालय क्षेत्र रहा है। इनमें सब में कोई भी एक मत नहीं है, सबके मत भिन्न भिन्न है। अब आप मेरी बात समझने का प्रयास करें। अगले हैं मेयर पीक और चाइल्ड्स। तो मेयर पीक और चाइल्ड्स का क्या कहना है? मेयर पीक और चाइल्ड्स का कहना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस रहा होगा। क्या रहा होगा दोस्तों? दक्षिणी रूस। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेयर पीक और चाइल्ड के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, या एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दक्षिणी रूस किस विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ लिया जाता है। अगला है पेनका हर्ट। ये दो हैं, पेनका और हर्ट। इनके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी रहा होगा। और लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का ये मत है कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश रहा होगा। तो ये मुख्यतः वो विद्वान थे जिन विद्वानों की मत को आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। यदि आपको इसमें कोई भी कंठस्थ ना हुआ हो तो वीडियो को आप रिप्ले करके भी देख सकते हैं। एक बहुत लंबी श्रेणी दे रखी है जिसमें 20 से 22 विद्वानों के मत दे रखे हैं। 20 से 22 विद्वानों के मत आपको कंठस्थ करना मेरे हिसाब से मुश्किल है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उन विद्वानों को यहाँ पर रखा है जो एग्ज़ाम में कंफर्म आते हैं। अब दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। हमने कहा ना कि बहुत लंबा क्षेत्र है। हकीकत में देखा जाए तो एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रो ही बन पाएगा, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि इसका जो आर्यों का मूल निवास स्थान, वैदिक सभ्यता, इसके क्षेत्र और क्षेत्रों में ऋग्वैदिक काल को भी आज उठाया जाए। ये पॉइंट अभी आपको लग रहे होंगे कि ये थ्योरी आपको याद करनी पड़ेगी, तो ये कंफर्म है कि थ्योरी तो आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके यहीं पर क्लैरिफाई कराऊंगा। अब डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? सप्त सैंधव प्रदेश। अब प्रश्न उठता है कि सर सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहा जाता है? तो यदि भारत को अगर आप देखें
तो जो इसके ऊपर लगा हुआ है वो है पाकिस्तान और उसके ऊपर लगा हुआ है अफगानिस्तान। और यहीं पर आपकी जो है वो क्या सिंध नदी बहती है। तो सिंध नदी सबसे बड़ी नदी वहां पर मानी जाती है और सिंध नदी के आसपास टोटल नदियां सिंध नदी को भी मिला करके 7 नदियों का एक समूह है, एक प्रदेश है जिसे सप्त सेंद्र प्रदेश कहा जाता है। तो अविनाश चंद्र दास बोलते हैं कि सप्त सेंद्र प्रदेश जो है वो आपका आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। तो आपको ये भी समझना आवश्यक था कि आखिर सप्त सेंद्र प्रदेश क्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, छोटे एग्जाम जो वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें मैक्स मुलर का पूछा जाता है कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, तो वो आपका मध्य एशिया था। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको कंफर्म किया था। इसी को बैक्टीरिया प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए, ये तो इनके मत हुए। अब मत होने के बाद में हमने ये भी समझ लिया कि वैदिक काल को हमने 2 भागों में बांटा। पहला आपको बता दिया था ऋग्वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कालखंड मैंने आपको बताया 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल का मैंने आपको कालखंड बताया 1000 से 600 ईसा पूर्व, BC बिफोर क्राइस्ट और ईसा पूर्व एक सेम। आर्यों ने ही, मैंने अभी जो आपको क्लैरिफाई किया वो फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल भी जाएंगे। आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता ही क्या कहलाई, तो आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। और फिर प्रश्न बनता है कि इस सभ्यता की जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त होती है, तो इस सभ्यता की जानकारी हमको वेदों से प्राप्त होती है। अब आर्य शब्द का अर्थ क्या, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। आज आर्य शब्द का अर्थ होता है कुलीन अथवा श्रेष्ठ, अर्थात उच्च कुल का या फिर श्रेष्ठ व्यक्ति। वैदिक काल में समस्त उत्तर भारत को क्या कहा जाता था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, वैदिक काल में समस्त उत्तर भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। फिर प्रश्न उठता है कि आर्यों द्वारा जो ये विकसित की गई सभ्यता, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो अभी हमने बात की थी इसके संस्थापक कौन थे, आर्य थे। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, कुलीन अथवा श्रेष्ठ। इसकी हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, वेदों से प्राप्त होती है। और इसीलिए वेदों से चूंकि इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए सभ्यता को क्या वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आर्यों की सभ्यता कैसी थी, तो आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। और चूंकि यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, अतः यह सभ्यता कृषि प्रधान थी। लेकिन जब इससे पहले की सभ्यता जो हम पढ़ते हैं, इससे पूर्ववर्ती, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता को जब हमने अध्ययन किया तो हमें पता चला कि वो एक नगरीय सभ्यता थी और ये आपकी ग्रामीण सभ्यता है। कमाल की बात है कि सिंधु घाटी की सभ्यता पूर्व सभ्यता है और वो नगरीय है, और ये बाद की है, ये ग्रामीण है। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रामीण से तो नगरीय हो सकते हैं लेकिन नगरीय से ग्रामीण है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसी सभ्यता है जिसका सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात अगर देखा जाए तो पतन ही हुआ है, अर्थात वो नगरी थी और ये ग्रामीण है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में क्वेश्चन आते हैं कि इंडस वैली कैसी थी, तो वो बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी, और ये सभ्यता कैसी थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि इनकी मुख्य भाषा क्या थी, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनकी भाषा मूल संस्कृत थी। क्वेश्चन आता है कि इनका प्रिय पशु क्या था, तो इनका प्रिय पशु बच्चों घोड़ा रहा करता था। अगला है कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था 5 वर्गों में बटी हुई थी। वो 5 वर्गों के नाम क्या क्या है, पहला है कुल, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विश्व, चौथा है जन और 5वां है राष्ट्र। इसको भी आप यहीं पर समझ लीजिएगा। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग एकल परिवार में रहते हो तो इस बात को ना समझ पाए। संयुक्त का मतलब हुआ कि एक परिवार में पिता है और पिता के भाई, अर्थात आपके चाचा या फिर ताऊ। तो आप और आपके पिता के भाई, उनकी संतान, हो सकता है उनके 2 भाई हों, उनकी संतान, जब वो सब मिलकर के एक परिवार में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड संयुक्त परिवार। और एकल परिवार तो आप समझते ही हैं, पति पत्नी और एक बच्चा या 2 बच्चे, दैट इज कॉल्ड एकल परिवार।
तो ये संयुक्त परिवार में रहते थे। तो जब संयुक्त परिवार जो हुआ करता था उसी को कहा जाता था कुल, अर्थात कुछ लोगों का एक समूह जो कि एक परिवार से ही रिलेटेड थे वो क्या कहलाते थे, कुल। अब जब कई कुलों को मिलाकर के क्या बनता था, एक ग्राम, कई ग्रामों को बनाकर मिलाकर के क्या बनता था, एक विश्व, और कई विश्वों को मिलाकर के एक जन, और कई जनों को मिलाकर के एक राष्ट्र। आपको ये पता चल गया हुआ ये इकाई है। जैसे आपके यहाँ पर शहर होता है, कई शहरों को मिलाकर के एक डिस्ट्रिक्ट होता है, कई डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के एक राज्य होता है, और कई राज्यों को मिलाकर के एक देश होता है। एक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता है उस समय। विश्व के स्वामी को क्या, विश्वपति कहा जाता है, और जन के हेड को क्या, तो राजन कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सर इसमें ऐसा क्या है जो ऋग्वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल से अलग करता है। तो सबसे पहले तो उसका कालखंड ही है। मैंने कहा था आज हम सिर्फ और सिर्फ ऋग्वैदिक काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और इसमें जो मोस्टली आपके वनडे एग्जाम्स पर क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपके क्लैरिफाई कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड और ऊंचा लेकर के जाएंगे, तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा, जो मोस्टली यूपीपीएससी या यूपीएससी को टारगेट रख करके किए गए। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं ये आपका एसएससी रेलवे और मोस्टली यूपीपी, जो चाहे आपका कांस्टेबल हो या फिर एसआई का हो, उसको रिलेटेड कर रहे हैं। इस समय की सबसे बड़ी बात है कि इस समय के लोग तांबे से परिचित थे, और तांबे को ये लोग क्या कहा करते थे, लोहित अयस्क। एक डिफरेंस आपको बता दूं कि वैदिक सभ्यता को क्रांतिकारी एक सभ्यता भी कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि इंडस वैली के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो, मैंने कहा था कि उस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो मेरा कम से कम चौथी बार ये बात इंडस वैली को बोलना आवश्यक हुआ, क्योंकि इसका लिंक उससे जुड़ा हुआ है। तो इंडस वैली के लोग कांस्ययुगीन सभ्यता से संबंधित थे, अर्थात तामा प्लस 10 इक्वल टू कांसा। और ये लोग किससे, तांबे से परिचित थे। और उस समय वो लोग, उन लोगों का हथियार तलवार नहीं था, लेकिन ये लोग एक ऐसी धातु की खोज करते हैं जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं। उस समय इसको लोहा या फिर श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता था। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि तांबे को इंडस वैली के लोग क्या कहते थे, तांबे को वैदिक सभ्यता के लोग क्या कहते थे, तांबे को वैदिक सभ्यता के लोग लोहित अयस्क, और उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था, श्याम अयस्क। उसके कुछ क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन किया गया है। मैंने कहा आपको ये क्वेश्चन क्लैरिफाई करने के बाद मैं इसका स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा। इस 25 नदियों में से 10-12 नदियों के जो नाम आते हैं वो भी मैं आपके अभी क्लैरिफाई करूँगा। तो ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन है, तो 25 नदियों का वर्णन है। क्वेश्चन आता है कि उन 25 नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन थी, तो इसमें सबसे बड़ी नदी आपकी सिंधु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पवित्र नदी ये लोग किसको मानते थे, तो सबसे पवित्र नदी ये लोग सरस्वती को मानते थे। क्वेश्चन आया है कि ऋग्वेद में गंगा यमुना की चर्चा कितनी बार की गई। कई दफे ये क्वेश्चन आया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। गंगा यमुना की चर्चा ऋग्वेद में मात्र एक बार हुई, वन टाइम, ओनली वन टाइम हुई है। एग्जाम इसमें जब ऑप्शन आते हैं तो वहाँ 11 बार भी लिखा होता है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक बार हुई। क्वेश्चन आता है गाय की चर्चा कितनी बार हुई है, तो ध्यान रखिएगा गाय की चर्चा 174 टाइम्स हुई है, 174 बार हुई। आर्यों को गविष्टि भी कहा जाता था, अर्थात गायों की खोज करने वाला। तो इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। गायों की चर्चा कितनी बार हुई है, 174 बार हुई है। आर्यों की जनसभा बिदत कहलाती थी। अब ये जनसभा क्या होती थी, जनसभा वो होती थी, जनसभा के बीच में 2 समितियां हुआ करती थी। एक है आपकी सभा और एक आपकी है समिति, संस्थाएं हुआ करती थी। एक है सभा और एक है समिति। सभा जो है वो श्रेष्ठ और शब्दांत लोगों की एक इकाई हुआ करती थी, और समिति जो है वो सामान्य लोग की इकाई हुआ करती थी। सभा और समिति दोनों मिलकर के राजा का सिलेक्शन किया करते थे, राजा को सुझाव दिया करते थे। ये बात तो हमको कंफर्म हो गई कि ये सभा और समिति 2 अंग हैं, किसके, संस्थाओं के। और ये संस्था जो है वो क्या कहलाती थी, जनसभा बिदत कहलाती थी। कंफर्म हो गया क्वेश्चन।
नेक्स्ट आता है कि इनका प्रिय देवता कौन थे। इनके प्रिय देवता इंद्र थे। अब इंद्र क्यों थे उसको भी आप समझ लीजिएगा, चूंकि वैदिक सभ्यता में कई युद्धों का जिक्र हुआ है, तो ये लोग युद्ध पसंद थे। इंडस वैली शांति प्रिय आपकी सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता थी, और ये आपकी युद्ध पर विश्वास करती थी, और इंद्र को युद्ध से रिलेटेड देवता माना गया है। अभी तक आपको सिर्फ ये पता होगा कि इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। इंद्र को युद्ध का भी देवता ये लोग मानते थे और वर्षा का भी देवता मानते थे। अगर आपको याद हो तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि और पशुपालन। और कृषि करने के लिए और पशुपालन करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, वर्षा की आवश्यकता होगी। राजा को अपना अधिकार जमाने के लिए किसका, किसी व्यक्ति को हराने की, दूसरे राजा को हराने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, तो युद्ध के लिए भी इनका प्रिय देवता कौन था, इंद्र था। और वर्षा के लिए भी इनका प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे। ऐसा नहीं है कि, फिर क्लैरिफाई कर दूं अच्छे एग्जाम्स के लिए, कि वैदिक सभ्यता में इनका मैंने प्रिय देवता बताया है, ये नहीं बताया कि सिर्फ यही देवता थे, इसके अलावा भी अन्य देवता थे। वो भी आप क्लैरिफाई अभी कर लीजिएगा यहीं से, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनके विष्णु भगवान भी, ये विष्णु भगवान के भी उपासक हुआ करते थे। विष्णु भगवान को विश्व का संरक्षक और पालनकर्ता के नाम से भी जाना जाता है उस दौरान। इसके अलावा इनके वरुण देवता भी हुआ करते थे। वरुण देवता समुद्र के देवता कहलाया करते थे। इसके अलावा ये अग्नि को भी देवता के रूप में संज्ञा दिया करते थे। मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी माना जाता था अग्निदेव को। यदि आपको याद हो, आपने कभी यज्ञ अनुष्ठान किया हो या ना किया हो, लेकिन आपने किसी को आहुति देते हुए जरूर देखा हो कि एक मंत्र पढ़ा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युर्मुक्षी मामता स्वाहा। तो किसने आपने कहाँ पर स्वाहा किया, आपने जो हवन सामग्री ली और स्वाहा करके आपने हवन कुंड में डाल दी, और हवन कुंड में क्या प्रज्वलित है, अग्नि। और आप ये किसको, भोलेनाथ जी को अर्पित कर रहे हैं। तो मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी किसको माना जाता है, अग्नि को। आपने मंत्र पढ़ करके उसकी आहुति दी किसको, अग्नि को। और अग्नि को जैसे ही आपने समर्पित किया तो कहा जाता है कि देवता ने उसको स्वीकार कर लिया। अर्थात ये क्वेश्चन बहुत आता है, अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी या उनको मध्यस्थ कहा जाता है। तो ये बात मैंने कहा था आपको कि इनका प्रिय देवता इंद्र थे, लेकिन इसके अलावा भी कई देवता हुआ करते थे। इसके अलावा सोम देवता हुआ करते थे। सोम देवता की लोग पूजन करते थे। सोम देवता क्या होते थे, वनस्पतियों और पेड़ पौधों के देवता हुआ करते थे। अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन एक और आता है कि और देवता, इसमें एक उषा देवता हुआ करते थे, उषा जिसको आप बोलते हैं। उषा देवता की पूजा ये लोग किस लिए करते थे, प्रगति और उत्थान के देवता इनको माना जाता था कि आप आगे प्रोग्रेस करें, इसके लिए आप उषा की पूजा किया करते थे। यूपीएससी में क्वेश्चन आया है अश्विन देवता, तो इसको भी आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा। जैसे हमारे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली और उस विपत्ति को कोई अगर हरने वाला देवता हुआ करता था, अर्थात उस विपत्ति को हटाने वाला कोई देवता हुआ करता था, तो वो अश्विन की पूजा किया करते थे। तो हमने अभी एक पॉइंट किया इंद्र, और इंद्र के साथ मैंने आपको वो सारे क्लैरिफाई कर दी जो देवताओं का ये लोग पूजन किया करते थे। अब प्रश्न आता है कि क्या इनका परिवार संयुक्त था? बिल्कुल साहब, ये संयुक्त परिवार में रहा करते थे, और इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ये भी 4 वर्णों में विभाजित थी। अब 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका वर्णन आपको ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में और क्लैरिफाई करूं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग जो मैं बताने जा रहा हूं वो पूर्णतः वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी। अब कर्म पर कैसे, कि इसमें लिखा हुआ है ऋग्वेद में कि आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और तलवों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आता है। आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और तलवों से, मतलब पैर के तलवों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था उसका वर्ण वैसा ही माना जाता था। अब चलिए, क्या इस समाज में ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी, अर्थात
आप ये कह सकते हैं कि स्त्रियां जो है यज्ञ अनुष्ठान में भी भाग लिया करती थी, उन्हें परमिशन थी, वो अपने पति के साथ यज्ञ अनुष्ठान में बैठ सकती थी। और स्त्री को, पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता था, अर्थात आधा अंग, कि विवाह के बाद में पुरुष अधूरा है, किसके बिना? पत्नी के बिना, अर्थात पत्नी को किसकी संज्ञा दी गई? अर्धांगिनी की। क्या ये महिलाएं सन्यासिनी भी होती थीं उस दौरान? बिल्कुल होती थी। आजीवन अविवाहित महिलाएं तक रहती थीं, जो अपना सर्वस्व जो है वो भगवान को अर्पित कर चुकी होती थीं। तो ये क्वेश्चन आता है कि आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को क्या? अमाजू कहा जाता था। क्वेश्चन आता है कि इस दौरान कुछ विदुषी महिलाएं थीं। बिल्कुल, विदुषी का मतलब होता है विद्वान महिलाएं। ये विद्वान महिलाओं का नाम भी क्वेश्चन आता है। तो विदुषी महिलाएं थीं अपाला, घोषा, लोकमुद्रा, विश्वास, एक सिक्ता भी थी। अपाला, घोषा, लोकमुद्रा, सिक्ता और विश्वास, ये नाम बहुत आते हैं। ये उस समय की विदुषी महिलाएं हुआ करती थी। महिलाएं और पुरुष इस समय के दोनों आभूषण पहना करते थे। पर्दा प्रथा थी इस दौरान। क्वेश्चन आता है कि क्या वैदिक सभ्यता में पर्दा प्रथा थी? बिल्कुल नहीं थी। वैदिक सभ्यता में कोई भी पर्दा प्रथा नहीं थी, ना इसका कहीं पर जिक्र हुआ है। क्या ये लोग व्यापारिक कार्य करते थे? बिल्कुल। इनका समाज भले ही कृषि प्रधान था, लेकिन ये व्यापारिक कार्य भी क्या करते थे, और व्यापारिक कार्य में ये वाटर सिस्टम का उपयोग करते थे। वाटर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात एक वस्तु दीजिए और उसके बदले में आपको दूसरी वस्तु प्राप्त होगी। हो सकता है आप शहरी परिवेश में हो, आज भी ग्रामीण इलाके में यदि आप अनाज लेकर जाते हैं दुकान पर और उसको अनाज देते हैं, वो तौलता है और जो आप लेना चाहते हैं उसके बदले में वो वस्तु आपको दे देता है। दैट इज कॉल्ड वाटर सिस्टम, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली। ये इसके वन डे एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर आप कभी ऊंचे एग्जाम्स देना चाहें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस और बढ़ जाते हैं, उनमें सारे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो कंफर्म हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि सर जन शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? ध्यान रखिएगा, गाय शब्द का उल्लेख मैंने आपको बताया था 174 बार हुआ है, लेकिन ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 टाइम्स हुआ है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार भी नहीं है। ये भी क्वेश्चन आप समझिए। मैंने बताया था अभी आपको कि आर्यों को गविष्ठी भी कहा गया है, अर्थात गायों की खोज करने वाला। और आर्य लोग गाय को अधन्या कहते थे। अधन्या मतलब होता है एक ऐसा पशु जो कि न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता था, गाय की हत्या कर देता था अथवा उसको घायल कर देता था, तो उसके लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की भी सजा की व्यवस्था की गई थी। अर्थात ये बात आप कह सकते हैं वैदिक काल में गाय की स्थिति बहुत अच्छी थी। मैंने आपको बता ही दिया, घोड़ा आपका जो है वो इनका प्रिय पशु था। ये क्वेश्चन अच्छे एग्जाम्स में भी आता है। और ग्राम का प्रधान ग्रामीणी, जन का शासक राजन, परिवार का मुखिया कुलप, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। परिवार का मुखिया कुलप। ये क्वेश्चन आता है कि समिति का अध्यक्ष किसको कहते हैं? तो समिति का अध्यक्ष ईशान को कहा जाता था। इस क्वेश्चन को नोट करिए आप। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। एक होता है कि सिरा किसे कहते हैं? तो सिरा जो है हल को कहा जाता था। तो ये क्वेश्चंस आपके अच्छे एग्जाम्स अगर आप देते हैं तो उसमें ये आते हैं। मुझे लगा कि आपको ये बताने चाहिए तो मैंने आपको ये बताया। एक और बात समझिएगा, वैदिक समाज का ढांचा भी कैसा था। वैदिक समाज में मैंने आपको 4 उन्होंने बताए थे, और वैदिक समाज में अगर देखा जाए तो ढांचा इस प्रकार से था कि सबसे पहले गृह था। गृह का मतलब परिवार होता है। परिवार से मिलकर के ग्राम बनता था। ग्राम को ही गोत्र की ये लोग संज्ञा देते थे, और गोत्र या ग्राम से मिलकर के विश्व बनता था, और विश्व से बनकर ही जन बनता था, और जन से मिलकर के ही राष्ट्र बनता था। वैदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था क्या थी? तो वैदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। अब कुछ हम ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस करते हैं जो आपको
थोड़ा सा क्रिटिकल लगेंगे, लेकिन ये आते एग्जाम में जरूर है। अभी हमने बात की थी तो उस दौरान हमने ये कहा था कि ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है, 25 रिवर्स। मैंने उस दौरान आपको ये भी कहा होगा इस लेक्चर में कि उन 25 में से कुछ नदियों का प्राचीन नाम और नया नाम, अर्थात ये पूछा जाता है कि इस नदी को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, या ये प्राचीन रिवर जो है इसका नवीन नेम क्या है। तो इन 25 नदियों में से मैं आपको कुछ नदियों के नाम बरवली याद कराता हूँ। आपने सिंधु नदी सुनी है, जो प्राचीन में सबसे बड़ी नदी थी। सिंधु नदी को वर्तमान में क्या कहा जाता है? सिंध कहा जाता है। प्राचीन समय में एक नदी थी बितास्ता, बितास्ता को झेलम वर्तमान में कहा जाता है। मैं आपको यहीं बरवली याद करा दे रहा हूँ, आप अगर कंठस्थ करेंगे तो आपको अभी कंठस्थ हो जाएगा। बितास्ता मैंने बताया, उसको वर्तमान में क्या झेलम नदी कहा जाता है। एक सुबस्तु नदी थी जिसको वर्तमान में स्वात कहा जाता है। गोमती नदी जिसको गोमल कहा जाता है। बिपाशा, बसु नहीं, बिपाशा रिवर जिसको वर्तमान में ब्यास नदी कहा जाता है। एक सदा नीरा नदी थी जिसको वर्तमान में गंडक नदी कहा जाता है। कुंभा, कहीं कहीं आपको कुबा लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं कुंभा। तो कुंभा को वर्तमान में काबुल कहा जाता है, काबुल जो शहर है तो काबुल नाम से नदी भी है। पुरुषणी जिसको वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। अश्किनी जिसको वर्तमान में चिनाब नदी कहा जाता है। और लास्ट है बिपाशा, शायद मैंने आपको बता दिया है, बिपाशा जो है वो उसको ब्यास नदी कहा जाता है। ये नदियों के नाम जो हैं आपको कंठस्थ करने पड़ेंगे, अच्छे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अब दोस्तों कुछ बातों की कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मुझे लगता है कि आपको कर लेने चाहिए। आप इसके लिए कतई टेंशन न लें, आपको मैंने जो ये बताया ये सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, और मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आप एक बात समझिएगा, इस दौरान 4 वेद हुए, और 4 वेदों मैंने बताया सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्व, 4 वेद हुए। चारों वेदों के एक एक उपवेद थे, वेदांग थे। वेदांगों की संख्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 6 है। क्वेश्चन आता है महापुराण, महापुराण कितने थे? तो महापुराणों की संख्या 18 है। उसके अलावा उपनिषदों की संख्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उपनिषदों की संख्या 108 है। तो ये क्वेश्चन भी आपके आते हैं। अब थोड़ा सा हम टॉपिक पे आते हैं। ये मैंने आपको अच्छे एग्जाम से रिलेटेड भी बताया है, आपको टिपिकल लगा हो ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने कुछ आपको टिपिकल मान करके बताया, थोड़ा बहुत तो आपको लर्न करना पड़ेगा। अब मैंने कहा ना, तो मैं अगर चाहता तो इसको बहुत लंबा लेक्चर को कर सकता था, लेकिन मैंने आपके सिर्फ और सिर्फ टॉपिक, अर्थात आप सिर्फ और सिर्फ वैदिक सभ्यता से ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए एक बार आप इसको रट लीजिए, इनको पढ़ लीजिए, इनको सिर्फ समझ लीजिए। आपका एग्जाम में यदि वैदिक सभ्यता का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको 100% कन्फर्म कर सकते हैं। अब आता है कि आखिर इस समय में दर्शन कितने थे? तो दर्शनों की संख्या 7 थी। दर्शनों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब ये क्वेश्चन आता है कि दर्शन वो कौन कौन से थे और उनके प्रवर्तक कौन थे, तो आप इसको और क्लैरिफाई कर लीजिए। दर्शनों की संख्या मैंने आपको कितनी बताई? 7। उसमें सबसे पहला दर्शन है न्याय दर्शन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम थे। दूसरा है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल को माना जाता है। चरवाक दर्शन का संस्थापक महर्षि चरवाक को माना जाता है। चरवाक। अगला है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का संस्थापक महर्षि कणाद अथवा उलूक, या दोनों को, कणाद उलूक को माना जाता है। योग दर्शन, इसका महर्षि पतंजलि को माना जाता है। इसे बाबा रामदेव मत कराइएगा। इसके अलावा है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का संस्थापक महर्षि जैमिनी को माना जाता है। और लास्ट है उत्तर मीमांसा, जिसका संस्थापक महर्षि बाद नारायण को माना जाता है। तो मित्रों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब एक बात और सुन लीजिएगा कि वो 4 उपवेद भी सर बता दीजिए, जो वेदों के उपवेद। मैंने बातों बातों में आपको इकट्ठा नहीं बताया जिससे कि आपको टेंशन ना हो जाए कि मुझे इतना याद करना पड़ेगा। 4 वेद बताए थे, 4 वेदों का एक एक उपवेद होता है। पहला आयुर्वेद है, दूसरा धनुर्वेद है, तीसरा गंधर्व वेद है और चौथा शिल्प वेद है। अब ये आता है कि सर ये क्या है? तो आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है।
आपने धन्वंतरी, बाणभट्ट, सुश्रुत आचार्य, जो सुश्रुत आचार्य है, अश्विनी कुमार, इनका नाम सुना होगा। ये सब किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद में अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या और उसकी कुशलता प्राप्त करने की सारे के सारे विधियों का वर्णन है। गंधर्व वेद में आपका नृत्य, गायन, वादन, इसका जिक्र किया गया है। और शिल्प वेद में शिल्प कला का वर्णन किया गया है। बस ये खत्म हो रहा है। इसमें से अभी आपने पढ़ा था कि पुराणों की संख्या क्या है। अब इसको मैं क्रिटिकल बनाना चाहूँ तो मैं बहुत क्रिटिकल बना सकता हूँ। पुराणों की संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी? 18। अब वो 18 पुराण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 पुराण तो आपको रटने पड़ेंगे। फिर भी आप समझ पाए तो समझिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो पुराणों की संख्या 18 है। अब वो 18 पुराणों में से पहला पुराण है मार्कंडेय पुराण, दूसरा है आपका विष्णु पुराण, तीसरा है आपका स्कंद पुराण, फिर है आपका पद्म पुराण, फिर है आपका ब्रह्मवर्त पुराण, फिर है आपका गरुड़ पुराण, फिर है आपका वामन पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, बराह पुराण, ब्रह्मांड पुराण और नारद पुराण। मैं चाहता तो आपको लिख करके इसमें बता सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये बहुत अच्छे एग्जाम्स में ही आता है और यहाँ पर लिखकर मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता था। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में, यदि आप करने पे आ जाएं तो। ये 18 पुराणों के नाम थे, लेकिन इसमें से आपको, अगर आप वनडे एग्जाम देते हैं तो उसमें से 4 पुराणों के नाम आपको याद होने ही चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विष्णु पुराण, फिर है आपका नारद पुराण, फिर है आपका वामन पुराण और लास्ट है आपका मत्स्य पुराण। ये 4 पुराण आपको रटने ही पड़ेंगे। अब आप इसमें एक बात और समझिएगा, हिंदू धर्म ग्रंथों में 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख है। अब 1 कोटि का अगर 1 करोड़ देवता हो गया तो 33 कोटि के 33 करोड़ देवी देवता हो गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपका क्लैरिफाई हो गया। और लास्ट क्वेश्चन होता है कि इस सभ्यता में सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? ऋग्वैदिक काल में सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? तो ऋग्वैदिक काल में सर्वोच्च अधिकारी आपका राजा हुआ करता था। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। मैंने भरसक प्रयास किया कि सारे क्वेश्चनों को, आज के ऋग्वैदिक काल के सारे क्वेश्चनों को और वैदिक सभ्यता के प्रारंभ के स्रोतों से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को एक लेक्चर में इंक्लूड किया जाए। मैंने आपका भरसक प्रयास किया है और आप लोगों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बेल वाला रिंग आता है, बटन आता है, उसको भी दबाइएगा, जिससे आपको आगे आने वाला लेक्चर प्राप्त हो सके। मैं फिर कहना चाहूँगा, इस लेक्चर को सुनने से पहले या सुनने के बाद आप इंडस वैली का ज़रूर सुने, जब आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता को प्लेलिस्ट में वो दे रखा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।